नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक फ्रांसीसी लेखक अल्फोंस दोदे की लिखी हास्य कहानी 100 शेर एक शिकारी। तारतारई तारास्को गांव का रहने वाला था। उम्र 45 वर्ष, कद का नाटा, मोटा, फूले गाल और बड़ी बड़ी रोबदार मूछें। अपने को बहुत बहादुर बड़ा शिकारी मानता था। उसके पास हथियारों के संदूक भरे हुए थे। इसका कारण था कि तारतारई स्पेनी वीर डॉन किहोटे को बहुत पसंद करता था। वही डॉन किहोटे जो कभी अपने मरियल घोड़े पर बैठकर दुनिया जीतने निकला था और पवन चक्कियों को दैत्य समझकर उनसे जा भिड़ा था। हर जगह मुंह की खाकर, हार कर, झक मारकर गांव लौटने पर मजबूर हुआ था। तारतारई जानता था कि आखिर में डॉन किहोटे का क्या हाल हुआ था, लेकिन वह फिर भी उसी की तरह घर छोड़कर निकलने की सोच रहा था। दुनिया जीतने के लिए नहीं, बल्कि वह शेरों का शिकार करने के लिए निकलना चाहता था। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उस गांव के आसपास तो क्या, दूर दूर तक किसी तरह का कोई शिकार नहीं मिलता था। आप ही बताइए, ऐसे गांव के शिकारी क्या करते? उन्होंने शिकार खेलने का एक नया तरीका इजाद किया था। वे अपने हैट हवा में उछालते, फिर उन पर गोलियां चलाते और गाने गाते। तारतारई को गीत की केवल एक कड़ी याद थी, वह उसी को गाता रहता था। तारास्को के निवासी तारतारई की हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसकी खुश मिजाजी के कारण उसको पसंद भी करते थे। उन्हें उम्मीद थी एक न एक दिन तारतारई अपने गांव का नाम पूरी दुनिया में जरूर रोशन करेगा। तारतारई भी पूरी दुनिया को चौंका देना चाहता था, लेकिन कैसे? उसके हथियार जंग खा रहे थे, क्योंकि वहां उसके करने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसा लगता था उसके इलाके के सारे शेर और बाघ तारतारई का नाम सुनते ही वहां से दुम दबाकर भाग गए थे। ये बात दूसरी थी कि वहां शेर बाघ कभी थे ही नहीं। तारतारई का कहना था कि वे इसलिए उस इलाके में नहीं थे क्योंकि भाग गए थे, और भागे थे वीर शिकारी तारतारई के डर से। इसलिए तारतारई ने दिल बहलाने का एक और उपाय सोचा। वह रहस्य और रोमांच की ढेर सारी पुस्तकें ले आया। अब वह उन्हें पढ़ पढ़कर मन बहलाया करता। उसके दिमाग में हर समय शिकार की रोमांचक कहानियां घूमती रहती। एक दिन तारतारई ने अपनी वर्दी पहनी, तीर तलवार तमंचे और भाले लिए, फिर मूंछ उमेटता हुआ गांव से चल दिया। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहा है हमारा वीर? तो उसका जवाब था, मैं कुछ न कुछ करके रहूंगा। वह चल दिया। लोग हंसते रहे। तारतारई पूर्व में गया, पश्चिम में घूमा, उत्तर दक्षिण की खोज खबर ली, लेकिन कहीं कोई ऐसा न मिला जो उसका मुकाबला करता। न मनुष्य भक्षी जानवर मिले, न शत्रु के जासूस, न तस्कर मिले, न जहरीले सांप। बेचारा मुंह लटकाकर लौट आया। लेकिन एक दिन उसकी इच्छा पूरी हुई। कोई पिंजरों में जंगली पशुओं को लेकर गांव में आया। टिकट लगाकर पशुओं को दिखाया गया। तारतारई और टोपों पर गोलियां चलाकर शिकार का मजा लेने वाले लोग पिंजरों के सामने जा खड़े हुए। शेर के पिंजरे के सामने सबसे ज्यादा भीड़ थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी पिंजरे में बंद शेर जोर से दहाड़ उठा। देखने वाले डर गए। सिर्फ तारतारई वहां खड़ा रह सका। उसके होठों से निकला, मैं हूं तारतारई, मैं करूंगा शेर का शिकार। तारास्को में खबर फैल गई कि वीर तारतारई को शेरों के शिकार के लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा। गांव में हर समय तारतारई की चर्चा होती कि वह अफ्रीका जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके कई महीने बीत गए, पर तारतारई शेरों का शिकार करने के लिए अफ्रीका नहीं गया। अब उसके प्रशंसकों ने
उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी कि वह सिर्फ बातों का वीर है। आखिर कैप्टन ब्राविडा नामक एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, तुम्हें अफ्रीका अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो लोग कुछ कर बैठेंगे। तारतारई को जाने का फैसला करना ही पड़ा। पूरा गांव अपने हीरो को विदा देने आ पहुंचा। तारतारई ने पंखों वाली टोपी पहन रखी थी, आंखों पर चश्मा था। हालांकि उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, फिर भी वह अपने को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई उसे जहर का प्याला पीने पर विवश कर रहा हो। मार्साई बंदरगाह पर अफ्रीका जाने वाला जहाज खड़ा था। बेहद भीड़ और शोर के बीच तारतारई जहाज पर सवार हो गया। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। तारतारई की हालत खस्ता थी। वहीं उसका परिचय राजकुमार ग्रेगरी से हुआ। जहाज का कप्तान भी उसका दोस्त हो गया। जब जहाज अल्जियर्स पहुंचा तो बहुत सारे कुली जहाज पर चढ़ आए। काली काली शक्लें देखकर तारतारई घबरा गया और समुद्री डाकू चिल्लाते हुए तुरंत हथियार लेकर खड़ा हो गया। जहाज पर तो एक तमाशा हो गया। लोग हंसने लगे। जहाज के कप्तान ने तारतारई को समझाया, ये समुद्री डाकू नहीं, कुली हैं, सामान उतारने आए हैं। अब जाकर तारतारई का जी ठिकाने आया, लेकिन समुद्री डाकुओं से लड़ने की उसकी इच्छा मन में ही रह गई। आखिर वह एक होटल में जाकर ठहरा। 2 दिन 2 रात वह लगातार सोता रहा। फिर वीर वेश में हथियार सजाकर शेर के शिकार को निकल पड़ा। तारतारई इधर उधर देखता हुआ लगातार आगे बढ़ता गया कि कहीं शेर दिखाई दे। वह दिन भर चलता रहा। अंधेरा हुआ तो उसे लगा वह रेगिस्तान में पहुंच चुका है। उसने मन में कहा, यहाँ शेर अवश्य होने चाहिए, लेकिन शेरों को कैसे पता चले कि उनका शिकारी आ गया है। आखिर उसे एक तरकीब सूझ ही गई। वह छोटे बच्चे की आवाज में रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर शेर जहां भी होगा भागा हुआ चला आएगा, उसने सोचा। और सच, थोड़ी ही देर में उसके सामने एक छाया दिखाई दी। तारतारई खुश हो गया। उसकी चाल सफल हुई थी। शेर सचमुच आ गया था। उसने बंदूक उठाई, अंधेरे में अनुमान से निशाना साधा और गोली दाग दी। वाह, मैंने शेर को मार दिया, शाबाश कहकर वह उछलने कूदने लगा। फिर थक कर वहीं सो गया। सपने में वह खुद को शेरों का शिकार करते हुए देखता रहा। उसकी नींद खुली तो उसने रेत पर खून के निशान देखे। उसने सुन रखा था घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। वह खून के निशान देखता हुआ चल दिया। खून के धब्बे एक झोपड़ी तक गए थे। तारतारई जाकर पूछने लगा, क्या यहाँ कोई घायल शेर आया है? इतना सुनते ही एक औरत झोपड़ी से निकली। उससे तारतारई ने पूछा, क्या मेरा घायल शेर यहाँ आया है? बदले में वह औरत लड़ने लगी। हुआ ये था कि तारतारई ने शेर के भ्रम में एक गधे को घायल कर दिया था। वह औरत कहने लगी, मैं तुझे गिरफ्तार करवाऊंगी, तूने मेरे गधे को मार डाला। भीड़ इकट्ठी हो गई। तारतारई ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है। उसने औरत को हरजाना दिया, पर यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि घायल शेर गधे में कैसे बदल गया। दिन बीतते गए और तारतारई शेर का शिकार नहीं कर सका। राजकुमार ग्रेगरी ने उसे बताया कि यहाँ के शेर मारे जा चुके हैं, शायद आगे कहीं मिल जाएं। एक दिन तारतारई को पता चला गांव वाले उसके बारे में बड़े चिंतित हैं। वे जानना चाहते थे कि उनके हीरो ने कितने शेर मारे हैं। ये जानकर तारतारई लज्जित हो उठा। वह शेरों के शिकार का पक्का निश्चय करके निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक दुबले पतले आदमी से हुई। तारतारई उसे डींग हाँकने लगा। मैंने अब तक 100 शेर मारे हैं। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने बोम्बोनिल शिकारी के बारे में सुना है? तारतारई बोला, बोम्बोनिल तो मेरे बचपन का दोस्त है, मैंने ज्यादातर शिकार उसी के साथ किए हैं।
यह सुनकर वह आदमी हंस पड़ा। असल में वही बोम्बोनिल था। वह तारताराई से बोला, जाओ अपने गांव लौट जाओ, क्योंकि यहाँ शेर बचे ही नहीं हैं। अपना परिचय देकर वह चला गया। तारताराई एक नए शहर में पहुंचा। वहां उसे बाजार में एक आदमी के साथ शेर खड़ा दिखाई दिया, लेकिन शेर अंधा, लंगड़ा और बूढ़ा था। वह उसी शेर का शिकार करने की जिद करने लगा। इस पर शेर के मालिक से उसकी लड़ाई भी हो गई। आखिर राजकुमार ग्रेगोरी ने उसे बचाया। अब तारताराई ने बाजार से एक ऊंट खरीदा। जैसे ही वह ऊंट पर बैठा, ऊंट तेजी से भाग निकला। तारताराई बहुत घबराया, पर ऊंट रुका नहीं। आसपास खड़े लोग हंसते रहे, उन्हें मजा आ रहा था। आखिर थक कर ऊंट रुका और सुस्ताने के लिए बैठ गया। तब कहीं जाकर बहादुर तारताराई उससे उतर सका। तारताराई बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। बिना पैसे क्या करे, कहाँ जाए। आखिर वह एक जगह बैठकर रोने लगा। तभी सामने एक शेर दिखाई पड़ा। सारा दुख भूलकर उसने निशाना साधकर गोली चला दी। शेर मर गया, लेकिन वह वही अंधा, लंगड़ा, बूढ़ा पालतू शेर था। उस शेर का मालिक आ गया। खूब झगड़ा हुआ। आखिर उसने अपना सारा सामान बेचकर हर्जाना दिया और शेर की खाल को अपने गांव भेज दिया। वह अब ऊंट को भी बेचना चाहता था, पर ऊंट को उससे न जाने कैसा स्नेह हो गया था। वह कहीं जाता ही न था, हर समय उसके पीछे पीछे चलता था। तारताराई छिपकर जाना चाहता था, पर ऊंट तो जैसे जादू जानता था। वह उसे ढूंढ ही लेता था। तारताराई जहाज पर गया तो ऊंट वहां भी जा पहुंचा। तारताराई ने जहाज के कप्तान से कहा, ये ऊंट मेरा नहीं है। कप्तान बोला, मैं ऊंट को मार्साई के चिड़ियाघर में भेज दूंगा। लेकिन मार्साई से जब तारताराई अपने गांव के लिए गाड़ी पर सवार हुआ, तो क्या देखता है कि ऊंट गाड़ी के पीछे भागा आ रहा है। तारास्को में पूरा गांव रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। शेर की खाल ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि तारताराई सचमुच बहुत बड़ा शिकारी है। जब उसका स्वागत हो रहा था, तो पीछे पीछे ऊंट भी आ गया। सब कहने लगे, ये कहाँ से आ गया। तारताराई ने ऊंट की ओर देखा, फिर बोला, मैंने 100 शेरों का शिकार किया था, ये भी मेरे साथ था। सब ने तालियां बजाकर ऊंट का भी स्वागत किया। तारताराई अब एक महान शिकारी बन चुका था और उसे इनाम में मिला था ऊंट। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फ्रेंच लेखक अल्फोंस दोदे की लिखी हास्य कहानी 100 शेर एक शिकारी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।